बॉलीवुड माफिया मतलब इंडस्ट्री के वो दिग्गज जिनकी मर्जी के बिना ना नेपो किड का स्क्रीन टेस्ट तक नहीं होता है। इनकी मर्जी चले तो बड़े एक्टर्स जैसे कि अजय देवगन तक की फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होने देंगे लोग। ये वो लोग हैं जिनके विजन पर आज की मुंबई फिल्म इंडस्ट्री टिकी हुई है और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने वर्ल्ड में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। सिनेमा माफिया ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को फॉरेन कंपनी से भी बचाया है। जब एक टाइम था कि डिज्नी और सोनी पिक्चर्स इतनी बड़ी कंपनीज बॉलीवुड की फिल्म्स प्रोड्यूस करने लग गई थी और उस टाइम पर अगर सिनेमा माफिया नहीं होता ना तो अब तक फॉरेन कंपनीज बॉलीवुड को टेक ओवर कर चुकी होती, क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी और जो स्टूडियोज थे वो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी के पास भी नहीं थे। और टेक ओवर करने के बाद फिर वो फॉरेन कंपनीज अपने हिसाब से इंडस्ट्री को कंट्रोल भी कर रही होती। आज भी तो वही हो रहा है। बट सिनेमा माफिया के डर से वो फॉरेन कंपनीज बॉलीवुड के सिनेमा पे कभी भी अपनी पकड़ ही नहीं बना पाई। अब तुम इन्हें बॉलीवुड माफिया बोल लो या सिनेमा माफिया, पीएमसीएम। क्योंकि अगर नाली में बॉल गिर जाए तो अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए, ऐसे टाइम पे कच्चा नींबू ही काम आता है। तो दो सबसे बड़े बॉलीवुड माफियाज में से कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन बनेगा आज का गॉडफादर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम नए हो तो। चैप्टर 1, हु इज बिगर, वाईआरएफ और धर्मा। लेजेंडरी फिल्म मेकर यश राज जी के बड़े बेटे और वाईआरएफ के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा, जिनको काफी लोकी रहना पसंद है, वो ना तो पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, ना ही किसी रियलिटी शो में कभी दिखते हैं और ना ही रियलिटी में दिखते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? वहीं केजो के आगे कोई बोल सकता है क्या? रियलिटी शोज हो, नेपो किड्स की मुंह दिखाई हो या फिर बॉलीवुड सेलेब्स को ड्रग देना हो, के जो हर जगह है। आफ्टर ऑल ही इज आवर धर्मेटिक किंग या फिर ड्रामेटिक किंग। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है इन दोनों प्रोडक्शन हाउसेस की, जिसकी वजह से इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस हैं, वो ये है कि वाईआरएफ कभी भी कोई फिल्म को प्रोड्यूस नहीं करता किसी और स्टूडियो के साथ। वाईआरएफ बैनर के अंदर जितनी भी मूवीज आती हैं वो सारी की सारी फिल्म्स वाईआरएफ खुद ही प्रोड्यूस करता है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग तक सारी की सारी चीजें वाईआरएफ ही हैंडल करता है। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। मतलब ये समझ लो कि वाईआरएफ फिल्म इंडस्ट्री का एप्पल है और इसीलिए वाईआरएफ एक साल में 3 से 4 फिल्म्स ही प्रोड्यूस कर पाती है। वहीं ऑन द अदर साइड एंड्रॉइड वर्जन धर्मा हर किसी स्टूडियो के साथ कोलैबोरेट करते हैं जो बॉलीवुड में फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आज की डेट में। इससे हर किसी को यह भी लगता है कि थिएटर में लगने वाली फिल्म करण जौहर ने प्रोड्यूस करी है तो सब पक्का उनकी कठपुतली है। और इन्हीं धर्मा फिल्म्स में केजो अपने फेवरेट नेपो किड्स को लॉन्च भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना करण जौहर को सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल भी करते हैं लोग। पर राखी से करण ने एक चीज सीखी है कि ट्रोलिंग करने दो यार, जिसको भी कर रही है, लोगों का तो काम ही है मीम शेयर करना। अच्छा बात नहीं है। बट फिल्म्स को प्रोड्यूस करने वाला जो फॉर्मूला यूज करके धर्मा साल की 10 से 15 फिल्म्स प्रोड्यूस करता है, जो कि अनबिलीवेबल है। फिल्म्स लाइक बाहुबली 2 के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर बनके धर्मा ने तो बाहुबली 2 के साथ भी अपना नाम जोड़ लिया था। पर जहां आदित्य चोपड़ा लोकी रहना बहुत पसंद करते हैं, वो ना तो फिल्म प्रमोशंस पे दिखते हैं, ना ही अपनी फिल्म के लॉन्च पे मीडिया को इंटरव्यू देते हुए दिखते हैं। बट अपने करियर के 29 इयर्स में पहली बार 2023 में नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, द रोमांटिक्स। तब सभी ने पहली बार आदित्य चोपड़ा को स्क्रीन पे देखा था ऑडियंस से बात करते हुए। He doesn't exist. He's very private. He hates going out. He's never been. What was his last interview, like 20 years ago? That's a big one. Which was shocking. Not for me, not for you maybe, but बॉलीवुड की सारी सेलिब्रिटी शॉक हो गई थी जब उन्हें पता चला था कि इन अ स्पैन ऑफ 25 इयर्स ऑफ हिज करियर आदित्य चोपड़ा पहली बार स्क्रीन पर आकर कुछ बोलने वाले हैं। बट इतना लो की रहने का रीजन क्या है? थग्स ऑफ हिंदुस्तान? नहीं 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 नहीं, शमशेरा। पर फिर तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए करण जौहर को एक छोटा सा जौहर कर ही लेना चाहिए। He's out of line, but he's right. पर नहीं, केजो बीइंग केजो को हर इवेंट पे शाइन करना है। मतलब आदत सी हो गई है 2 किलो का चश्मा पहनकर पहुंच जाने की। करण का खुद का चैट शो भी है यार, जहां कॉफी पे काफी डीप फेक कॉन्वर्सेशंस भी होती हैं। करण की खुद की एक टैलेंट एजेंसी है जिसके बाहर नेपो किड्स की तो भीड़ ही होती है, क्योंकि स्टैग एंट्री अलाउड नहीं है ना। और अब तो करण ओटीटी पे भी आ गए हैं अपनी बिरादरी के लोग को जज करने के लिए। बिग लॉस करण, बिग लॉस।
तो हम भी जज करते हैं और थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, नए टैलेंट को चांस या मौका मिलना। देखो, नेपोटिज्म ना एग्जिस्ट करता है और इस चीज को तो अब इंडस्ट्री भी डिनाई नहीं कर पाती, पर टैक्सेशन से बचने के लिए जैसे एनजीओज बनाते हैं, वैसे ही इंडस्ट्री को भी ना नेपोटिज्म के हेट से बचने के लिए ना न्यू टैलेंट को मौका देना पड़ता है। क्या बात है? न्यू टैलेंट को चांस देने की अगर बात करें तो वायरएफ का साल का कंटेंट ही यार 3-4 फिल्म्स है, वो भी खान्स, ऋतिक या फिर अक्षय ले जाते हैं, तो वो ज्यादा न्यू टैलेंट स्क्रीन पर कैसे ही प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वायरएफ ने अनुष्का शर्मा, भूमि पेडनेकर जैसे एक्टर्स को लॉन्च किया, पर करण जौहर ज्यादा फिल्में बना रहे हैं, तो उनके पास ज्यादा एडवांटेज भी है कि वो ज्यादा से ज्यादा नेपो किड्स को लॉन्च करें और नासा में अपना नाम लिखवा दे। कोई नासा का हेड बना दो यार केजो को, यार एनस तक पहुंच जाएगा उनका रॉकेट। केजो गो, नासा बुला रहा है। पर गौर करने वाली बात यह है कि करण जौहर अपने टैलेंट के साथ टाइम टू टाइम कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनकी ग्रिप उन पे बहुत ज्यादा है, पकड़। और शायद यही एक रीजन है कि आलिया भट्ट, अनन्या पांडे या फिर जानवी कपूर को हमने ज्यादा फिल्मों में देखा है। वहीं वायरएफ में आदित्य चोपड़ा अपने टैलेंट के साथ फ्री विल में काम करते हैं, मतलब जो करना है भाई करो, पर पैकअप के बाद। ना तो वो पर्सनल स्पेस में इन्वेड करते हैं, ना ही दूसरों का ब्रेकअप करवाते हैं। आदि को इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो रानी मुखर्जी के साथ राजा की जिंदगी जी रहे हैं यार, क्या ही इंटरेस्ट लेंगे, सिंगल थोड़ी ना है। इसीलिए हमें अनुष्का, परिणीति, वानी स्क्रीन पे बहुत कम दिखे हैं पिछले 10 साल में। पर अगर न्यू टैलेंट को हम इंडिविजुअली जज करें तो पिछले 10 साल में आलिया भट्ट से ज्यादा ग्रोथ अनुष्का शर्मा के करियर में देखी गई है। नहीं, विराट से शादी करके नहीं, बट एज एन इंडिविजुअल अनुष्का शर्मा ने जब से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है ना, अपने भाई कर्णेश शर्मा के साथ, उनके प्रोडक्शन हाउस के अंडर ओटीटी पे और थिएटर्स में काफी बढ़िया फिल्में आ चुकी हैं, जैसे कि NH10, परी, बुलबुल, जिसमें तृप्ति दिमरी को हमने पहली बार स्क्रीन पर देखा था। रूमर्स तो ये तक थे कि तृप्ति दिमरी कर्णेश शर्मा की एलिज्ड गर्लफ्रेंड थी ड्यूरिंग द शूट ऑफ बुलबुल, बट फिर लड़कियों को यार टॉक्सिक बंदे ही पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों। तो हमारी तरह कर्णेश ने भी यार मूव ऑन ही कर लिया। तो अब बात करते हैं मेन डिफरेंस की, जिसके बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हु इज बिगर, वायरएफ या फिर धर्मा। एक फिल्म से कितना कमा लेते हैं ये लोग और कितना प्रॉफिट बना के इंडस्ट्री में अब तक सरवाइव कर रहे हैं दोनों प्रोडक्शन हाउसेस, जिसकी वजह से आज की डेट में ये इंडस्ट्री भी सरवाइव कर पा रही है। द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे हम। कोविड से पहले तक धर्मा की बस एक फिल्म थी जिसने 200 करोड़ का क्लब क्रॉस किया था, सिम्बा, 240 करोड़। तो ये फिल्म भी एक जॉइंट वेंचर थी जो को प्रोड्यूस्ड की थी रोहित शेट्टी, रिलायंस डिजिटल और धर्मा ने, जिसका प्रॉफिट सब में बटा, सब में। और बिफोर कोविड वायरएफ के पास 200 क्लब में काफी मूवीज थी, मतलब धर्मा के मुकाबले, जैसे कि टाइगर जिंदा है 340 करोड़, सुल्तान 300 करोड़, धूम 3 285 करोड़, वॉर 310 करोड़, और ये सारी की सारी मूवीज वायरएफ ने खुद प्रोड्यूस की थी। वायरएफ या यश राज फिल्म्स बॉलीवुड की सबसे प्रोमिनेंट प्रोडक्शन हाउस है, जो यश चोपड़ा जी ने 1970 में बनाई थी, जिसकी लेगेसी को मेंटेन रखा आदित्य चोपड़ा ने, और वायरएफ को वर्ल्ड फेमस कर दिया उन्होंने। आदित्य की DDLJ उनकी डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी SRK के साथ, जिसमें पहले टॉम क्रूज होने वाले थे। क्या बात कर रहे हैं? पर वो फिल्म जब रिलीज हुई तो इतनी हिट हुई कि आज भी मराठा मंदिर में वो चलती है। ये मराठा मंदिर कहीं वायरएफ का तो नहीं? धर्मा, धर्मैटिक या फिर ड्रामा कंपनी बाय केजो भी काफी बड़ा प्रोडक्शन हाउस है आज की डेट में। करण जौहर भी एक नेपो किड है, जस्ट लाइक आदित्य चोपड़ा, जिनकी पहली फिल्म SRK के साथ ही थी, कुछ होता है। तब SRK का नाम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हो चुका था, मतलब टॉम क्रूज जितना बड़ा। अच्छा बहन के। बट अगर देखा जाए तो आदि एंड केजो दोनों ने ही अपनी प्रिविलेज होने का काफी अच्छा इस्तेमाल किया है। बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर देखा जाए तो धर्मा ने 1040 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था और वायरएफ ने 1508 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था, जिससे फाइनल जजमेंट तो यार यही निकलता है कि वायरएफ इज मच बिगर देन धर्मा। दोनों ही प्रोडक्शन हाउस 70s में बनाए गए थे बाय देयर रिस्पेक्टिव फादर्स, यश चोपड़ा जी एंड यश जौहर जी। बट नेपोटिज्म की प्रिविलेज का सही इस्तेमाल करके आदि और केजो ने अपने पेरेंट्स की लेगेसी आगे कैरी की। So I'll tell you why it didn't bother me is because for me, even if everything fails and we are able to make this studio which has my dad's name on it, at the least what we've done is we've created a monument which symbolizes what he did. I don't think there's any value to that. Any price to pay for that is okay.
तो आज इस वीडियो से तुम्हें क्या लगता है कि हु इज बिगर तुम्हारे हिसाब से, आदित्य चोपड़ा या करण जौहर? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। फाइनल जजमेंट इज योर्स। और अगर चैनल पे नए हो तो कर दो यार सब्सक्राइब। मैंने तो वीडियो के स्टार्ट में भी याद दिलाया था, लेकिन अब तो तुम्हें वीडियो लाइक भी करनी पड़ेगी। और अगर तुम मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे फॉलो करना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। और जाते जाते वो बेल आइकन दबा देना, क्योंकि नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब like and subscribe, हाँ कर दो, like and subscribe, हाँ कर दो, like and subscribe, हाँ कर दो।